न्यूज के खास कार्यक्रम गपशप में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज गपशप में हम लगातार आपको अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए शख्सियतों से या आम लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और बिहार को लेकर लोग क्या सोचते हैं, बिहार के लेकर उनकी क्या नज़रिया है चुनावी दृष्टिकोण से भी, और बिहार वो क्यों वापस आए, क्यों बिहार को अपनाना चाहते हैं। कई तरह के ऐसे सवाल हैं, उन सवालों के सहारे हम अभी लगातार आपसे मिलते रहे हैं, ऐसे आम लोगों से आपको मुलाकात भी कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं, ये औरंगाबाद से हैं और नेतरहाट से पढ़ाई करके मैनेजमेंट करके पूना में नौकरी कर रहे थे। इनके दिमाग में भी कुछ फितूर सवार हुआ और उस फितूर ने उन्हें नौकरी छोड़ने को मजबूर किया और 2011 में ये लौटकर बिहार आए। और बिहार आने के बाद वो बिहार में कृषि का मतलब खेती का काम कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाला छात्र अपनी नौकरी बड़ी पगार छोड़कर खेती करने के लिए आए हों और वो भी बदलाव की बात करते हो। इस बार चुनाव लड़ने की भी मना स्थिति ये बना रहे थे, लेकिन फिर इनको लगा कि चुनावी राजनीति में बड़ा मुश्किल है बिहार जैसे जगहों पे सर्वाइव करना। लेकिन चलिए एक बदलाव की तरफ अगर इस तरह से हमारे प्रदेश के युवा बाहर हैं और वो बिहार आकर बदलाव की बात करते हैं, ये भी कम बड़ी बात नहीं। तो हमारे साथ खुद मौजूद है और हम आपसे खुद चाहेंगे, ये नमस्कार, जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको क्यों, ऐसा क्या हुआ जो 2011 में आप नौकरी छोड़ के बिहार चले आए? सर पहले तो बहुत बहुत आभार। और एक तो मैं किसान परिवार से हूँ और वहाँ पे ऑफिसेज में मैं देखता था सिक्योरिटी गार्ड को कि उनके पास कुछ ज़मीन है और फिर भी वो एक छोटी मोटी तनख्वाह के लिए वहाँ रहते थे। बीच बीच में कुछ उस तरह की चीज़ें आती थी जो एक राजकीय स्तर पे चीज़ें क्रिएट कर दी जाती है, कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इतने कम पानी और इस तरह की मिट्टी में महाराष्ट्र इतना अच्छा कर सकता है, तो बिहार के पास तो बहुत कुछ संपदा है। और इसी चीज़ ने मुझे बिहार के लिए खींचा। मैं दो प्लान के साथ आया था। एक प्लान तो था कि खेती करनी है और दूसरा प्लान था कि उसको प्रोसेस भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बिहार की ओर लेके आई। जी, तो ऐसा क्या मतलब वो दोनों चीज़ और लगातार आप उस पर काम भी कर रहे हैं, तो जो आपके अंदर एक भाव था कि बिहार के गार्ड जिसको 2-3 एकड़ जमीन है वो भी 5-10 हज़ार रुपया के लिए 12-12 घंटे तक नौकरी करने को मजबूर है, तो आप जो एक आधुनिक तरीके से जो कृषि के क्षेत्र में काम करना आपने शुरू किया, तो आपको लगता है कि इस तरीके से कम जमीन वाले लोग भी बिहार में बाहर से बेहतर कमा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है सर। और हम लोगों ने शुरुआत में थोड़ा जो पॉली हाउस था उसका भी सहारा लिया, बहुत ही छोटे इलाके से उसका रेवेन्यू शुरू किया। बिहार में काम करने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जमीन पे पहले काम करिए और तब लोगों से बात कीजिए। अगर सीधे आके आप कंसेप्ट देंगे तो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है। ये एक ऐसी धरती है जहां आप जाएं तो पहला आधा घंटा लोग आपसे परिचय ही प्राप्त करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, वो अपने एफर्ट्स को रखते हैं आपके पास और उसके बाद वो आप पे विश्वास करना शुरू करते हैं अगर वो आपसे प्रभावित होते हैं। तो ये तो है ही कि हमारे पास पानी प्रचुर है, चाहे जिन इलाकों में कम भी बारिश होती है वहां भी बोरवेल 150 फीट से ज्यादा नीचे नहीं है, तो पानी हमारे पास है। हम आज जो भारत सरकार ने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया है, तो ये बड़े दिन से चीजें आ रही हैं कि बिहार आंध्रा से मछलियों को मंगाता है और हम यहाँ कंज्यूम करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां फ्रेश मछली का रेट सबसे ज्यादा मिलता है। आपके यहाँ बगल के पड़ोसी राज्य से लोग आके 50 गाड़ी 60 गाड़ी चीजों को बेचते हैं। तो सबसे आसान तो यही है कि भाई अगर 1 एकड़ भी आपके पास जमीन है तो 10 कट्ठे में उसको तालाब का रूप दिया और उसमें मछली पाल दी। भ्रांतियां कई हैं कि लोग जहर डालते हैं, ऐसा डालते हैं, तो हम लोगों ने बड़ी आसानी से समझा दिया कि अगर आप सब्जी लगाते हैं और एक इतने छोटे कीड़े को मारना है तो उसके लिए भी 15 लीटर पानी में 30 ml जहर डालना होता है। एक अगर 10-15 कट्ठे का तालाब है और वो 6 फीट गहरा है तो आप कैलकुलेट करेंगे पर घन स्क्वायर मीटर से या पर घन स्क्वायर फीट से, तो 25-30 लाख लीटर पानी रहता है। 25-30 लीटर पानी, 25-30 लाख लीटर पानी को जहरीला करने के लिए इतना जहर तो जरूर चाहिए जितना
एक परिवार को 2 महीने 3 महीने के सस्टेन करने के लिए चाहिए, तो कोई अपना परिवार छोड़ के आपको बर्बाद नहीं करेगा। अब क्या है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, आप खासकर इन महीनों में जब अभी नवंबर के आसपास टेम्परेचर अप डाउन होगा, या इस महीने में भी दिन का टेम्परेचर कुछ रहता है, सुबह के 3 बजे आप कुछ और टेम्परेचर फील करते हैं, तो H2S गैस का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का क्राइसिस, इन सब चीजों से वो बर्बाद होता है। सेकंड है जो आप देखिए बाजार में कि अमरूद, जो बड़ा वाला अमरूद है वो पूरे बाजार में आपके छा जाएगा अभी जैसे ही छठ आएगा, शरीफा भर जाएगा। अब हमारा इलाका खास करके जो मगध इलाका है, वाटर क्राइसिस इलाका है, तो क्या ये संभव नहीं था कि हम वहां पे शरीफा जैसे फसल को बहुत तेजी से फैला देते? उनको कम पानी की जरूरत है, एक सर्टेन हाइट के ऊपर अगर शरीफा चला गया तो उसको जानवर भी डैमेज नहीं कर सकता, एटलीस्ट बकरियां तो डैमेज नहीं कर सकती। तो कुछ चूक हुआ है, आप आंवला लेके बैठ गए, आप आंवला को कह रहे थे कि मगध में आंवला करेंगे। हम लोग IGFRI झांसी गए थे सर, फॉरेस्ट विभाग ने भेजा था 14 में, और उनके यहाँ के साइंटिस्ट चौधरी जी का डेटा बता रहा हूँ कि 94 में भी आंवला का जो होलसेल रेट था वही था, और 2014 में भी वही था। लेकिन आंवला की खेती करने वाले लोग किसान, मतलब आंवला भी हर खेत में नहीं हो पाता है। मतलब पता चला कि बगल वाले खेत में आंवला की उपज हो रही है, मतलब पैदावार हो रहा है, बगल उसके जस्ट अगल दूसरे आरी वाले खेत में आंवला की खेती नहीं हो पाती है। हर एक पौधे का सर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, और उसको आप मैच आउट करने की, हम लोग हर दिन व्हाट्सएप पे ऐसे इवन आज भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है बढ़िया साइड से कि हमारा चीकू का पौधा है, 2 साल से है, फूल लगता है, फल नहीं लगता है। तो इन सब चीजों को पकड़ना है, या तो वहाँ फंगल अटैक है या बोरोन डेफिशिएंसी है। मतलब आप सलाह देने का भी काम करते हैं? हम लोग सलाह भी देते हैं। 14 में जब मुझे बेस्ट इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड मिला भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से, अब तो यूनिवर्सिटी हो गया, तो उसके बाद आप जैसे मीडिया के लोगों ने इन चीज़ों को लिखा। मैं जब शुरू करने गया था आपके गांव, इनफैक्ट प्रभात खबर का वो कवरेज है कि हमारा गांव बरौली जो है वो बिजली विहीन था, वहाँ बिजली तक भी नहीं थी, और मैं जनरेटर से उसको जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब पॉली हाउस में आप इरिगेशन करते हैं तो ओपन नहीं कर सकते हैं, ड्रिप से करना है, और ड्रिप से इरिगेशन के साथ उसको फॉगर भी देना है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। फॉगर का एक सर्टेन प्रेशर है, उसके ऊपर ही वो काम कर सकता है। तो इसके लिए हमको सबमर्सिबल मोटर पर डिपेंड होना था, और मैं जनरेटर से करीब 1 साल तक उसको खींच के ले गया। लेकिन हमारे नेत्रहाट के कुछ सीनियर लोग जो ब्यूरोक्रेट थे यहाँ, उन्होंने अपने विभाग के इतर भी इन चीज़ों को फैलाया, और मुझे इसका फ़ायदा मिला, मेरे गांव को फ़ायदा मिला। मेरे गांव के यहाँ जो सड़क थी इवन 14 तक आप देखते कि जो आजकल की ज़रूरतें हैं जैसे टेम्पू या छोटी छोटी गाड़ियाँ, उसके जगह वो डोजर चलते थे जो राजस्थान में आप देखते होंगे। तो ये सब एक बड़ा बदलाव आया, और मैं उसके बाद से पूरे बिहार में जगह जगह लोगों के बीच चला गया। महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि थी, तो मैं 1-1 महीने महाराष्ट्र भी जाता था सीखने। अगर सीखने गया तो फिर वो आइडिया का एक्सचेंज होता है। अच्छा, आप मछली पालन की बात की, आज प्रधानमंत्री ने मछली पालन को लेकर एक किसानों से भी बात की है बिहार में। आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से मछली पालन हो रहा है, क्या बिहार में उस तरह से मछली पालन संभव है? देखिए सर, बिहार में मछली पालन तो इतना ज्यादा है, उसको बचाना है आपको। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। बाढ़ आया और मुजफ्फरपुर के एक किसान हैं शिवराज जी, बड़े स्केल पे करते हैं, 50-60 एकड़ पे करते हैं। अब वो तालाब डूब गया और सारी मछलियां भाग गई। आपने मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया, लेकिन 5-6 जिलों में आपने किया, तो क्या मगध में ये संभव नहीं था? आपको ये चीज ध्यान देना है। कल वित्त मंत्री जी बैठक ले रहे थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और उसमें बातें आ रही थी कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां क्रेडिट ग्रोथ 10% से भी कम है, जिसमें अरवल है, बांका है। क्या बांका में मछली नहीं हो रहा है? आप हनुमाना डैम में जाके देखिए सर, 600-700 एकड़ इनके पास वाटर लैंड है, लेकिन सरकार उस पर रेवेन्यू कितना लेती है? 1 करोड़ 1.25 करोड़ पे 10 साल की लीज करती है। अब ओपन में 70 फीट 80 फीट गहरा मछली है नहीं है, उसमें कुछ वैसी मछलियां हैं जो शाकाहारी मछलियों को खा जा रही हैं, तो लेने वाला भी छला फील करता है। सिक्योरिटी आपके यहाँ एक इश्यूज है आज भी पहाड़ी इलाकों में, तो केज कल्चर एक इंपॉर्टेंट है। आपके बगल का झारखंड अपने सारे डैम में केज कल्चर को बढ़ा दिया।
इसी केज कल्चर को बढ़ाते हुए मत्स्य विभाग के एक अधिकारी वहां आईएएस हो जाते हैं, तो हम उसको क्यों नहीं सीखते? आपके पास नहर है और कुछ ऐसी मछलियां हैं, खास करके जो कैटफिश है, पंगेशियस मछली है, वो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है, जिसको कंज्यूम किया जा सकता है। नहर में पानी आप जुलाई से लेके अक्टूबर तक तो देंगे, उसके बाद फिर गेहूं के सीजन में आप फरवरी से अप्रैल तक तो देंगे। उस दौरान आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि केज को आप डिफरेंट लोकेशंस पे प्लॉट कराइए। और केज का फायदा क्या होता है कि जैसे अगर उसी इलाके का तालाब है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि मछली का अमोनिया कितना बढ़ गया, उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कितनी हुई। केज में तो पानी लगातार बह रहा है, तो अगर कुछ भी अपशिष्ट आ रहा है तो वो निकल रहा है, यानी हमेशा पानी फ्रेश है। तो एक तालाब की तुलना में 8-10 गुना ज्यादा आप वहां पे मछली पाल सकते हैं। आपके जो ये इलाके हैं, पूर्णिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, मधुबनी दरभंगा का इलाका है, जहां आपका लो लाइंग एरिया बना रहता है, वहां पे आप केज से आइए ना, क्यों हर चीज को ओपन पे जाना है। लेकिन जब केज कल्चर को बढ़ाने की बात आएगी तो आप 3 ही सप्लायर लेके बैठ जाएंगे पटना में और कहेंगे कि इन्हीं तीनों से कराना है। जैसे मैं शरीफा पे भी मैं आपको बता रहा हूं सर कि 10 नर्सरी है इस इंडिया में जो बहुत बेजोड़ शरीफा के पौधे दे रहे हैं। कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 7 रुपए दे रहा है, कोई 12, कोई 32 दे रहा है। अब ये मेरी मर्जी कि मैं कहां से खरीदूं। अगर आपने सब्सिडी दिया है तो आप इससे मतलब रखिए ना साहब कि हमारे खेतों में पौधा लगाए कि नहीं, 2 साल बाद दीजिए आप। कुछ प्लान ऐसे हैं, फॉरेस्ट विभाग ने बिहार सरकार का ऐसा चेंज किया कि आप अभी पौधा लगाइए, फर्स्ट ईयर में कुछ देंगे, सेकंड में, थर्ड ईयर में कुछ देंगे। हॉर्टिकल्चर में भी कर दीजिए, आप 2 साल बाद दीजिए। बट ये आप क्यों टर्म्स डाल देते हैं कि इसी नर्सरी से लेना है, इसी फलाने कंपनी से लेना है। कमीशन का सवाल है ना, कमीशन का सवाल है। और इसका खामियाजा ऐसे किसान भुगतते हैं जिनके यहाँ सीएम जाते हैं। मैं 10-12 दिन पहले भिखारी मेहता जी के यहाँ गया था। सुपौल के ऐसे किसान हैं, उनको किसान भूषण से नवाजा गया है। उनके यहाँ सीएम साहब 2006-7 में गए हैं। सीएम साहब जब दूसरे जिलों में जाते हैं और जो तत्कालीन जिलाधिकारी रहे हैं उनसे पूछते हैं कि कैसे हैं मेहता जी, सीडलेस आपने दिया, 10 रुपए का बैगन उनको सीडलेस के नाम पे दिया। और एज पर भिखारी मेहता जी, उनका कहना था कि इतना बीज तो मैं किसी बैगन में नहीं देखा। मैंने जब सोशल मीडिया पे डाला तो कुछ लोगों ने कहा कि सीडलेस में भी सीड होता है। ठीक है, 2-4 होंगे ना, आपने साधारण सा दे दिया। कहने को आपने 90% सब्सिडी दे दी। आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था कल के पेपर में, साहब बोल रहे हैं 2400 करोड़ का बजट कृषि का हमने कर दिया। तो 2400 करोड़ का 90% तो ऐसे ही बंडरबाट हो रहा है। अगर एक बैगन का पौधा 90% दे के भी 4 आने के पौधे के बराबर नहीं है। चलिए, ये समझना, जो बाहर से भी जो लोग बिहार आना चाहते हैं या जो बिहार आए हैं, एक बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। बात बड़ी बड़ी बातें होंगी, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन भ्रष्टाचार आप एक्सट्रीम वो शब्द भी छोटा है बिहार के लिए। मतलब बिना कुछ लिए दिए, जैसे एक यूथ मैनेजमेंट की नौकरी छोड़कर बिहार आ रहा है और वो भी यही बात कह रहा है कि भाई अब बैगन के लिए जो राशि निर्धारित की गई, सब्सिडी के नाम पर जो खेल हो रहा है, 90% सब्सिडी देना है, मतलब 2400 करोड़ है, तो अंदाजा कर लीजिए कितने पैसे क्या बंडरबाट चल रहा है बिहार में। तो ये भी एक चीज़ है। इन सब के अलावा भी इतर हम कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो लोग पहले से बिहार है, क्योंकि एक बड़ी प्रवृत्ति बिहार के छात्रों में या युवा में देखने को मिल रहा है कि वो अब बिहार वापस लौटना चाहते हैं। लेकिन बिहार वापस लौटने के बाद उनका क्या अनुभव है, ये अनुभव बहुत कुछ मायने रखता है कि आने वाले समय में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ना से वापस बिहार लौटते हैं और जिन चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं, चुनावी वर्ष है ही नहीं है, चुनाव अब होने वाला है। बात भ्रष्टाचार की है, भ्रष्टाचार की बात आप समझ सकते हैं कि कहने को जीरो टॉलरेंस है, चीज़ें ज़मीनी हकीकत क्या है ये आप समझ सकते हैं। और एग्रीकल्चर में जहाँ 60 से 90% सब्सिडी की बात होती है, सारा खेल सब्सिडी को लेकर ही खेला जाता है। अभिषेक जी, ये जो जाल है बिहार के, ये कितना नुकसानदायक है, क्या हो रहा है, क्या आपका अनुभव है? ये नुकसानदेह इतना है सर कि आप इसको समझिए कि गेंदे के फूल पे सब्सिडी का है प्रोविजन। आप 100 ग्राम का जो भी पूसा से ही हम ले आएंगे, सबौर से ले आएंगे, जो उनका वैरायटी है, पूसा नौरंगी, पूसा बसंती, हम नर्सरी करेंगे, लगा लेंगे। लेकिन आपको बागन बिगहा का जो मॉडल नर्सरी है वहां से लाना है। हम लोग बचपन में एक कहावत सुनते थे, जितना के बउआ ना उतना का झुंझुना। 4 आना 10 पैसा 5 पैसा का गाछी, और बागन बिघा से आप लेके जाइएगा बेगूसराय, बागन बिघा से लेके आइएगा औरंगाबाद।
तो उसी की स्थिति में क्या होगा, कितना भी आधार बेस्ड आप सब्सिडी को लिंक कर दीजिए, कितना भी आप उसको इंस्पेक्शन बेस्ड कर दीजिए, आप हर चीज में टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हर चीज में आज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आप क्यों नहीं रिमोट सेंसिंग से, लैटिट्यूड एटीट्यूड से आप सब्सिडी निर्धारित कर ले रहे हैं? आपके पास तो पूरा डेटा है। आज गूगल बता देता है कि गाड़ी का स्पीड कितना चल रहा है, स्पीडोमीटर पे आपकी नजर नहीं पड़े, बगल में बैठा आदमी या ट्रेन में बैठा बंदा ही बता देता है ट्रेन किस स्पीड से चल रही है। तो आप क्यों नहीं देख सकते कि इस किसान के इस इलाके में है कि नहीं है? दूसरा जो चीज इसको इजी करने का ये हो सकता था कि आप इंस्टॉलमेंट्स को आप या तो स्टार्ट में कर दीजिए या लास्ट में कर दीजिए। अच्छा, ये अधिकारी को भी और मंत्री को भी पता होगा कि ये सब्सिडी का क्या खेल चल रहा है, फिर ये इस पर आवाज क्यों नहीं उठ रही है किसानों की तरफ? आवाज उठ रही है चूंकि यहाँ पे उस लेवल का कभी भी संगठन हुआ नहीं, यहाँ पे कभी भी लोगों की बातें उस लेवल तक नहीं गई। आवाज तो नेचुरली उठनी चाहिए। चूंकि दो एग्जाम्पल मैं आपको सुपौल और गया का एकदम सामने सामने दे देता हूं। गया का संतोष जी का नंदिनी डेयरी, जहां तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी होके भी रिटायर किए साहब, वो कृषि सचिव साहब थे, उन्होंने वहां के अधिकारियों को बोला कि भाई इनकी डेयरी है, इनके साथ इनको वर्मी का भी दे दो। बहुत अच्छा लगा लोगों को कि 3000 टन का है, एकदम 50% सब्सिडी हो जाएगा। सिमिलरली उनका भी भिखारी मेहता जी का भी था। एक तो वो बैगन वाली कहानी थी, एकदम उनके 20-25 जो बर्मी के पिट हैं एकदम खाली थे। उनकी ये लाइन थी कि अगर हमें पैसा नहीं दे के चुकैती है बैंक से तो डिफॉल्ट हो जाता है। यानी कि आप जो सब्सिडी का चक्कर बना के इतना रखे हैं ना घुमा के, वो बेकार है। आप सीधा उनको जो वर्मी है, आप अपने वर्मी की चीजों को दे रहे हैं, किसान से ले लीजिए। तो इजी करने की जरूरत है सर। यहां ये नहीं होना चाहिए कि इन्हीं 2 सप्लायर से लीजिए, इन्हीं 3 सप्लायर से लीजिए। तो इतनी पारदर्शिता की बात होती है, लेकिन खेल वही। पारदर्शिता यही है कि बिस्कोमान का बोर्ड आपको दिखाई देगा सर इनकम टैक्स गोलंबर पे कि 265 रुपए हम यूरिया दे रहे हैं, और कोई हमको बता दे अगर शाहबाद और मगध का किसान कोई 320 रुपए कम से यूरिया ले रहा होगा, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं, कोई प्रूफ कर दे कि उसको यूरिया। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग भाई सत्ताधारी इधर के किसान मोर्चा के आएंगे, रसीद कटा के बोलेंगे कि हमको तो यही मिल गया। हो सकता है वो खुद पैक्स के अध्यक्ष हो, खुद व्यापार मंडल के अध्यक्ष और बोले कि मुझे तो 265 रुपए मिल गया। तो ये चीजें बड़ी शानदार है। मैं एक दिन सोशल मीडिया के एक डिस्कशन पे किसान मोर्चा भाजपा के एक सज्जन थे, उनसे डिस्कस कर रहा था। मैंने यही कहा कि आपके कृषि मंत्री जी पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे चीजों को, फिर मैं सुन रहा हूं कि पटना एयरपोर्ट पे पैक हाउस बन रहा है। अरे एक पाइटो साइटो लैब बनाने का क्या कॉस्ट लगता है साहब? आप आए और पहले दिन से कह रहे थे हम जिलावार बनाएंगे, राज्यवार तो एक बना दीजिए। म्यूजियम बना लेते हैं आप 800 करोड़ का, और 80 लाख का आपसे लैब नहीं बनता। आप अपने समर्थकों को कहते हैं कि एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब उनको भी लगता है कि ठीक है जहाज आके पटना उतरेगा, सब्जी लदा जाएगा और जहाज चला जाएगा। अरे कुछ सर्टिफिकेशन है, कुछ लैब्स रिक्वायरमेंट है, उनको करिए। तो उन साहब ने मुझे कहा कि नहीं हम सॉइल कार्ड ले आए, मृदा हेल्थ कार्ड लाए। हम बताए कि मधुबनी का खेत है, चलिएगा उस खेत में अमरूद लगा हुआ है सर 10 एकड़। हम लोगों ने तय किया कि सबकी मिट्टी जांच कर लेते हैं। मधुबनी के खेतों में यह चीज देखा गया है कि 1 फीट 1.5 फीट के नीचे अचानक बालू आ जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि ठीक है बालू आ जाता है, किसी पे 1 फीट पे आ जाता है, किसी पे 1 बित्ते पे आ जाता है। तो चेक कराते हैं कि कार्बन कंपोनेंट कितना है और बाकी जो न्यूट्रिशंस हैं मैक्रो माइक्रो कर लेते हैं। उसी बीच उसके अमरूद के बीच में इंटरक्रॉप के रूप में मूंग लगा था, और एक भैया थे, उन्होंने कहा कि जरा इसको भी देख लेते हैं कि इस खाद में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। और वो मूंग का सड़ा हुआ प्योर ऑर्गेनिक खाद, और जब लैब रिपोर्ट आता है आपको आश्चर्य होगा कि सारे सैंपल के लैब जो रिपोर्ट थे इक्विवेलेंट थे। मैं खेतों का मान सकता हूं कि ठीक है बालू हो सकता है, बराबर हो सकता है। एक मूंग का बना हुआ हर्बल खाद, एक मूंग का बना जैविक खाद का क्या कंपोनेंट वैल्यू वही रहेगा जो सॉइल का है। तो इस हिसाब का तो आप सॉइल मृदा खाद चला रहे हैं। आज एक औरंगाबाद के किसान मुझे कह रहे थे कि भैया मेरा 70 गाय है, 2 गाय रखने वाला पूर्णिया बेगूसराय का लोग, आज जो लॉन्च हुई स्कीम उसका बेनिफिशियरी बनेगा, हम क्यों नहीं बन सकते? ये इस तरह का जो आप डिवाइड ला रहे हैं, इस तरह की चीजें ला रहे हैं। आप कुछ भी लेके आते हैं तो एक सर्टेन जोन के लिए लेके आते हैं, कुछ जिलों के लिए लेके आते हैं। पायलट ही करना है तो पायलट मगध से क्यों ना हो? ऐसा पायलट क्यों ना हो कि आप जाके जब धान देखते हैं तो कम से कम 50 ठो यहां से लेके पटना से लेके औरंगाबाद तक एनएच के किनारे
ड्रायर बेस्ड वेयर हाउस लग जाए। हाँ नहीं, आप इन चीजों के साथ साथ चुनाव लड़ने की बात भी सोच रहे थे। अभी सर इरादा नहीं है, अभी इरादा नहीं, लेकिन अब सोच रहे थे। कितना मुश्किल है बिहार में बदलना, जब आप इस तरह से चीजें को देख रहे हैं कि सब्सिडी को लेकर, खेती को लेकर, क्योंकि बेस बिहार का बेस अभी भी कृषि है। कहीं से भी आपको जीडीपी कर लीजिए, आधार कृषि ही है, देश का आधार है, उसको लेकर आप काम कर रहे हैं। ये जनता का दबाव भी है, किसानों का भी दबाव है कि यूरिया का कीमत तय जितना है वो मिले, पानी मिले, सब कुछ। लेकिन ये इशू क्यों नहीं बना पाता है? आप, ये एक वजह है जिस वजह से आप चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं, या फिर आपको क्या लगता है? वही स्टालिन वाली बात है सर, कि स्टालिन ने एक मुर्गा संसद में लाया और उसके पंख उजाड़ दिए और उसके बाद उसके आगे दाना फेंक दिया तो मुर्गा दाना खा रहा था। ये जो यूरिया क्राइसिस है ये सिर्फ 20-22 दिन की है। किसान पड़ेंगे, परेशान होंगे, मरेंगे, उसके बाद उनको ये फील होगा कि चलो फिर तो रेट वही आ ही गया। तो एक वर्ग है किसानों का जो बार बार दुखी होता है, लेकिन उसके माथे में एक माइंडसेट है कि वो हर किसी को, प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके वहां के माननीय विधायक जी को एडवाइस देने की क्षमता रखता है। तो ये एक तंत्र बड़ा डेंजरस है। हालांकि हमने जिस सेक्टर में काम किया, जितने मेरे साथ किसान संगठित हैं, मेरे लिए अंडर करेंट हर जगह है जहां हमने काम किया है। और लोग मेरे पीछे भी इस बात को कहते हैं कि नहीं भाई है, जानकारी भी रखता है, नेतरहाट का है, तो कुछ उसके बड़े भाई लोग भी उसको सानिध्य देते हैं, जरूरत पड़ने पे लोग उसकी मदद करते हैं, वोकल है, चीजों को रखता है। मतलब फॉर्चुनेटली जब से मैंने खेती शुरू की तब से जो भी प्रोग्राम्स हुए, या तो राज्यवार हुए या डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए, मैंने बातों को रखा और कुछ सजेशन सीएम साहब ने भी लिया। बट सीएम साहब के ले लेने से नीचे की चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। एक छोटा आप उदाहरण लीजिए सर, कि श्री विधि के नाम पे हर ब्लॉक से कितने करोड़ बंटवारा होता है। हाँ। और कल आप आए औरंगाबाद से पटना, मुझे बता दीजिए कि उस दौरान आपने कितना कट्ठा श्री विधि देखा? एक भी नहीं। और किलोमीटर में हरियाली दिख रही तो वेयर इज सोशल ऑडिट, कहां है? और ये चीजें जो बांट दी गई उसका कहां से आप निचोड़ निकाल के आगे नहीं बढ़ने को तैयार हैं? आप क्यों नहीं ऐसी पद्धति ला रहे हैं कि जहां टमाटर उग रहा है वहीं पे उसकी प्यूरी बन जाए, जहां गेंदा इस बार कोविड में नहीं बिक पाया वहां उसका ड्रायर से ड्राई हो जाए, जहां भी एसेंशियल ऑयल का उत्पादन हो रहा है, आपका पूरा का पूरा कोचस से लेके विक्रमगंज से लेके नोखा तक का इलाका, वहां पे आप क्रिस्टल बेस्ड यूनिट को लेके आए। आपका इतना मेहनत से उगाया हुआ आपके रिसोर्स का मेहनता काफी पानी लेता है। यह सही है कि थर्ड क्रॉप के रूप में बेजोड़ है, उसको नीलगाय नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको आवारा पशु नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपका पानी ले जा रहा है, बहुमूल्य पानी ले जा रहा है। और उस तेल को किसान विक्रमगंज में, मलियाबाग में, आपके कोचस में बेच के और पैसे लेके, और उससे कप सिरप कोई और बना रहा है, कप सिरप आपका सिक्किम में बन रहा है, कप सिरप आपका हिमाचल में बन रहा है, और वापस वही कप सिरप आपको 70 रुपए मिल रहा है। आपके यहाँ की तुलसी की जा रही है, आपके यहाँ से तुलसी का वाइल जा रहा है 700 रुपए लीटर, और आप ही के बूढ़े और बुजुर्ग को कि 100 साल उम्र बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके घुटने का दर्द ठीक होगा, वापस 10,000 रुपए दिए जाए। ये यूनिट सरकार क्यों नहीं सोच सकती? ये यूनिट वेजफेड क्यों नहीं सोच सकता? ये यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्यों नहीं सोच सकते? मतलब चीजें वही है जहां जिसको बदलाव के लिए आप आए थे, तो बड़ी मुश्किल है उसको बदलना। हाँ मुश्किल है सर, लेकिन हम जैसे कुछ लोग, हम लोग का एक व्हाट्सएप एग्री हार्ट भी है, उसमें कई बार ये डिबेट हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें किसान नहीं है, अब लोग किसान उद्यमी बन गए, कुछ कहते हैं किसान एडवाइजर हैं। तो हम लोग कभी भी वो धोती और गंजी वाले किसान की बात नहीं करते। हम लोग कभी नहीं चाहते कि सिंबॉलिक किसान आंदोलन हो और सिर्फ प्रदर्शन के आधार पे चीज हो। हम लोग मुद्दों पे बात करते हैं सरकार से और वही करते रहेंगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे कि इस बार चुनाव में आपके औरंगाबाद भी कल गए थे, ठीक है, कोरोना का एक प्रभाव है, लेकिन ग्रामीण स्तर में कोरोना का उतना प्रभाव नहीं है, गांव में भी वो स्थिति नहीं है, फिर भी वो चीजें दिख नहीं रही, चुनाव जैसा माहौल नहीं दिख रहा है, लोग चुनाव पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप गांव में काम कर रहे हैं, मजदूरों के बीच हैं, किसान, छोटे किसानों के बीच में हैं, इसकी क्या वजह आपको लगती है? सर देखिए, हर जगह हताशा है। आप
मगध शाहाबाद ले लीजिए, ये पैडी बहुल इलाका है। 2 साल पहले टैक्स का रेट छोड़ दीजिए, टैक्स का रेट कितना मिलता है आप सब लोग को मालूम है। ओपन मार्केट में जो मेजर वहां का धान, जिसको गंगा कावेरी कह के किसान बोलते हैं, हम लोग MTU 70-29 बोलते हैं, 1650-1700 रुपए क्विंटल था खलिहान से। पिछले साल 1400 रुपए बिका है। इस साल तो 1500 रुपए क्विंटल चावल ही हो गया उसका। तो भगवान मालिक है कि धान का रेट क्या तय होगा। नॉर्थ बिहार चल जाइए, छपरा चल जाइए, खगड़िया चल जाइए, पूर्णिया चल जाइए, ये मक्का बेस्ड है। पिछले साल इसी के आसपास या जस्ट 1 महीने बाद मक्का 21-22 रुपए किलो था, आज 11 रुपए किलो है। दाल ले लीजिए, वहां पे 4 साल पहले दाल का रेट 70-75 रुपया मिला था किसानों को। और क्या हो गया कि अचानक से किसानों ने मांग किया कि भाई क्रय केंद्र खोलिए, ये करिए, और सरकार वहां से इंपोर्ट कर गई चीजों को। अभी करंट जो है वो देखिए कि एक इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो मध्यम क्लास को हमेशा लगता है कि हम मारे जा रहे हैं, किसान खुश होता है। दाम गिरता है तो मध्यम क्लास खुश होता है और किसान दुखी होता है। आलू 40 रुपए किलो है। एक मध्यम वर्ग को तो यह लगा कि किसान ये बेकार होना रोते हैं जी, 40 रुपए आलू का रेट मिल रहा है। लेकिन ये 40 रुपए हमारे यहां आलू क्या बिहार के कोल्ड स्टोरेज के रखे आलू हैं? उद्यान विभाग में या डायरेक्टरेट हॉर्टिकल्चर में जाके देखा जाए कि बिहार में कोल्ड स्टोरेज की क्षमता कितनी है। ये आलू आपको बाहर के लोग दे रहे हैं। मतलब जब चीजें आपकी उगे, जब आपके धान उगे, तो वो कुन्नूर चले जाएं आंध्रा में, वो पंजाब चले जाएं, वहां के किसान अपना बासमती उगा के एक्सपोर्ट कर लें और फिर हमारे धान को चावल में कन्वर्ट करके FCI को दे दें जब जरूरत हो तो फिर FCI उसको सप्लाई के नाम पे, उसको जन वितरण के नाम पे वापस बिहार में लाके दे दे। तो हम क्या मजदूरी करने के लिए बने? हम हमारे यहां वैल्यू एडिशन हो नहीं सकता क्या? हम उस आलू ये को चुनावी मुद्दा बना है, इस बार बना हुआ है सर। इसीलिए गांवों में इस तरह की नाराजगी आप देख रहे हैं, हर कोई परेशान है। अब देखिए व्हाट्सएप का युग है, भले हमारे बिहार के मंत्रालय लोग आज भी छपवाएं धान की उन्नत खेती कैसे करें, गेहूं की उन्नत खेती कैसे करें, अब कौन है पढ़ने वाला उसको? और ये कोरोना काल में वो क्यों जरूरी था होर्डिंग लगाना? मैं एक बार कुर्था से आ रहा था पालीगंज के तरफ, चंडोस रोड में देख रहा हूं कि लगा है कि मक्के में रोग का बचाव कैसे करें। आज देखा, पास देखा, 200-400 मीटर दूर देखा, कहीं एक कट्ठा मक्का नहीं था। क्यों जरूरी है? आप जहानाबाद में लगाते हैं मक्के मतलब इसका प्रभाव इस बार के इलेक्शन में दिख सकता है। प्रभाव दिख रहा है सर, दिख सकता है नहीं, प्रभाव दिखना ही दिखना है। और लोग अब होशियार हैं, हर किसी को गूगल पता है। मैं अपने गांव के ग्रुप में देखता था कि कोरोना का पॉजिटिव डेटा आता था और 2 मिनट के अंदर, चाहे वो गांव में पढ़ के रहा बंदा हो, गांव में दुकान खोले हुआ हो, या आज भी हर किसी को यह पता होता था कि जिले में कितने कोरोना पॉजिटिव हुए और कहां के हुए। तो स्पीड इतना तेज है कि हर किसी को पता है कि भारत सरकार को पता था कि कंगना और रिया, मैं पूरा कर दूं सर, कि भारत सरकार को पता था कि मक्के का प्रोडक्शन बिहार में बम्पर होने वाला है। इसके बाद भी MMTC को 1,10,000 टन मक्के का इन्होंने इजाजत दिया उस लॉबी में, पंजाब लॉबी के दबाव में, पंजाब का जो अंडा लॉबी था, और उसके बाद इसको बढ़ा के 1.5 लाख टन कर दिया। हाँ, ये बहुत नुकसान हुआ। इसका नुकसान आखिर कौन झेल रहा है? तो ये मतलब इन्हीं सब चीजों को लेकर ये कहा जा रहा है, ये चीजें चर्चा है कि रिया का मसला हो, कंगना का मसला हो या सुशांत का मसला हो, ये बिहारी सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये जो सारी चीजें हैं वो लोगों के जेहन से हट जाएगा। लगता है आपको कैसा होगा या फिर कुछ नई चीजें आएंगी? देखिए 2-4-5% लोग तो हमेशा एक धारा में बहते हैं, वो बहेंगे। बट मैं जो समझ रहा हूं, एक 90-92% लोगों के मन में ये चीजें हैं कि अब उनको क्या चाहिए, अब उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को क्या करना है। तो मुझे नहीं लगता कि वो 90-91% भूलेंगे। हाँ, इस बीच ये हो जाए खेल कि जो GDP रेट बढ़ाने का, जैसे बहुत चालाकी से ईस्वी सन को बदल दिया गया। भाई सच्चाई तो यही है कि इस क्वार्टर के पहले भी आपका GDP रेट रियल जो डेटा चलता है 2-2.5% था, बट आप 6-7 दिखा रहे थे। तो वैसे ही जो मेजर कंपोनेंट होते हैं, अब चूंकि एग्रीकल्चर अकेले पॉजिटिव लेके आया, उसको बढ़ा दीजिए, बाकी को घटा लीजिए। चलिए इस गपशप कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। लेकिन जरा चीज़ों को समझिए कि जो आज इस कार्यक्रम के सारे हम ये आप दिखाना चाह रहे थे, काफ़ी लोग बड़ी संख्या में बिहार लौटे हैं,
पिछले 10 वर्षों के दौरान अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यूथ भी लौटे हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस में काम करने वाले युवा भी लौटे, इस उम्मीद से कि बिहार में बदलाव की जरूरत है। और एक युवा यही चाहता है कि भाई हम बाहर में जो काम कर रहे हैं बिहार लौटे। ये मानसिकता बनी थी कि हम बिहार लौटे, लेकिन 10 वर्षों के बाद एक ऐसे युवक से हम आपकी मुलाकात करा रहे थे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो लाल फीताशाही है जिसको तोड़ने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो आप अभिषेक जी से आपने सुना कि हालात में कोई खास बदलाव नहीं है। चीज़ें भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें और दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी वो तय है कि किस एजेंट से आपको सब्सिडी वाला खाद आपको मिलेगा, सब्सिडी वाला बीज आपको मिलेगा। अगर आप अंडा उत्पादन करते हैं तो कहाँ से आपको सीड लेना है, कहाँ से आपको उसके खाने का सामग्री लेना है, सारा कुछ तय है। मतलब चीज़ें बदली नहीं है, हाँ आवरण जरूर बदल गया है। तो उस आवरण के बदलाव का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस चर्चा के दौरान इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। चलिए इस खास बातचीत को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों से एक आम शख्सियत से ये मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।